प्यारे बच्चों, आज फिर से आपके लिए एक नए चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर 5 आपके लिए लाया हूं और एकदम बेसिक से देखूंगा। और इससे पहले मैंने आपको 4 चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से एक चैप्टर जेड प्रक्रम पढ़ा चुका हूं, बहुत ही आसान भाषा में। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, 1 बाय 1 करके चैप्टर का नाम और पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला हुआ है, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। समझ गए? आपका 1 शॉट भी यह सब बनाएंगे और यह भी 1 शॉट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें, दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। देखा जाता है कि आप लोग का व्यू दिया रहता है बहुत ज्यादा, उसमें से लाइक नहीं रहता है, जिससे लगता है कि लाइक करने में आप लोगों को पैसा लगता है। इतना मैं मेहनत करता हूं तो आप एक बार क्लिक नहीं कर सकते हैं? लाइक बटन पर कृपया करके क्लिक कर देंगे, जिससे कि मेरा भी मनोबल ऊंचा रहे और मैं तन मन धन से आपकी सेवा कर सकूं। इसी के साथ मैं यह चैप्टर स्टार्ट करूंगा और इससे पहले 4 चैप्टर हो चुका है। आपको याद होगा पहला चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम। इसमें हम पढ़े थे, कौन चीज पढ़े थे बताइए? पोषण के बारे में डिटेल से पढ़े थे। दूसरा चैप्टर शोषण पढ़े थे, शोषण हम पढ़े थे कि ग्लूकोज को कैसे ऊर्जा में बदला जा सकता है। तीसरा पढ़े थे परिवहन पढ़े थे कि कैसे हमारे शरीर में परिवहन होता है ब्लड के द्वारा, ब्लड कितना प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब देखे थे। उसके बाद चौथा चैप्टर देखे थे उत्सर्जन, और उत्सर्जन में हम जो अपशिष्ट पदार्थ खाना पीना पचने के बाद जो हमारे अपशिष्ट यानी गंदगी पर रहता है, अनावश्यक पदार्थ है, उसको बाहर निकालते थे। उसका उत्सर्जी अंक के बारे में पढ़े थे, किडनी, ब्रेक, लीवर सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। और अब हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वयक। यह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक छोटा सा शब्द कहने जा रहा हूं, जिससे आपकी मनोबल ऊंचा रहे और पढ़ने में मन लगे। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मतलब कहने का है, आपका यदि मंजिल तभी मिलेगा, आप बिहार टॉपर तभी बन पाइएगा जब आप सपना देखिएगा जागते हुए आंखों में, आपके सपनों में जान हो। ऐसे सोच लिए मरण रहता है हम तो टॉप करिए जाएंगे, तब नहीं होगा भाई, तब आपसे नहीं होगा। उसी प्रकार कहता है पंखों से कुछ नहीं होती है, पंखों से कुछ नहीं होती है, हौसले से उड़ान होती है। पंख तो सबके पास होता है, क्या सब हवाई जहाज की तरह अमेरिका चल जाता है? नहीं, उसमें हौसला होना चाहिए। क्या दिमाग तो सबके पास होता है, क्या सभी एसपीडीएम बन जाता है? नहीं, इसके लिए आपके पास हौसला के साथ साथ सपनों में जान होना चाहिए। इसी जोश और जान के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए। नियंत्रण का इंग्लिश होता है कंट्रोल, इससे आपको कंट्रोल होता है। और समन्वय का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। हिंदी ही समझिए, बहुत सा अक्सर बच्चा हिंदी मीडियम भी पढ़ते हैं बिहार बोर्ड में, जो भी इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उसके लिए भी मैं इंग्लिश बोलते जाता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलता हूं। देखिए नियंत्रण का इंग्लिश होता है कंट्रोल। आप कहिएगा यह चैप्टर का नाम है सर, तो इसका भी मतलब बताइए, तो हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। हम प्रत्येक चैप्टर में एकदम बेसिक से बताता हूं कि नियंत्रण क्या है। देखिए कंट्रोल क्या है, जैसे आप अपने घर में किसके अंदर में काम करते हैं, आपके मम्मी, आपके पिताजी, आपके भाई, आपके बहन, वह जो कहेंगे वही आप कीजिएगा। उसके अंदर में है कि नहीं है, उसके कंट्रोल में है कि नहीं है? नहीं है कंट्रोल में, 100% कंट्रोल में। कंट्रोल से बाहर आइएगा तो झगड़ा होगा परिवार में। सुन बच्चों, कंट्रोल वही हुआ, लेकिन यहाँ वो सब का कंट्रोल नहीं करना है। यहाँ आपके शरीर का कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क, जिसको आप माथा कहते हैं। आपका शरीर का कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क। उसके बारे में हम देखेंगे, यहाँ कंट्रोल मस्तिष्क से है। और समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। आपका कोऑर्डिनेट के कारण, कोऑर्डिनेट कैसे हो रहा है? जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारा अभी कौन बोल रहा है बोलने के लिए? मैं हाथ हिला रहा हूं, तभी कैसे हिल रहा है? सब कुछ यहाँ माथा से ही होता है, मस्तिष्क से ही होता है। समझ लीजिए, इसका समन्वय बना हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि समन्वय बना हुआ। आप मान लीजिए कोई चीज आप देखते हैं, आप देखें, आप मान लीजिए कोई लड़की का आप देख लीजिए, आप लड़की को देखें, आपको आंख देखा, लेकिन आपका मन बोला आहा बहुत सुंदर है। लेकिन अब जब वो लड़की को अगर आप कुछ अपशब्द बोल दे रहे हैं, तब उसका गार्जियन चाहे वह लड़की आया चप्पल से 2 अथी दे दिया। वो कहां लगा? आपका लगा हाथ में, लगा पैर में, लगा कहीं भी लग सकता है। दर्द हुआ पैर का, फिर आंख से आंसू निकलेगा। समझिए दिक्कत किसको हो रहा है? आंख ने देखा, अंतिम रूप से आंख को ही चोट पहुंचा, अंतिम रूप से आंसू किसको बहाना होगा? आंख को बहाना होगा। तो मतलब कहने का ये नहीं, ये तो हम आपको समझाने की तरीका बता रहे थे, लेकिन यह समझिए मतलब समन्वय का काम जो करता है सब कुछ मस्तिष्क करता है। अभी हम मस्तिष्क के बारे में ही आगे पढ़ेंगे, लेकिन नियंत्रण एवं समन्वय
इसका मतलब ये हुआ आपके शरीर को नियंत्रण पूर्ण करता है, आपके शरीर को कंट्रोल में पूर्ण रखता है, आपका शरीर के पूरे समन्वय कैसे होता है। आपका बोलते हैं तो हाथ एक्टिविटी हम जो भी कर रहे हैं ऐसे वैसे, अभी तो आपको वीडियो नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाला समय में उम्मीद रखिए कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा और वीडियो के साथ पढ़ाऊंगा। अभी हम सिर्फ फिगर नहीं है, बाकी सब कुछ फैसिलिटी आपका डिजिटल बोर्ड बता दे रहे हैं, समझ गए। लेकिन पैड पे लिखने के कारण थोड़ा सा लिखावट नहीं है, वह भी आपको हम जल्द लाएंगे, इसके लिए चिंता आप लोग नहीं करेंगे। नहीं समझे तो आइए आपके लिए हम लिख कर रखे हुए हैं नियंत्रण और समन्वय क्या है। तो देखिए नियंत्रण के बारे में हम लोग लिखे हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए, देखिए हमारे शरीर को विभिन्न अंग, हाथ पैर गोर हाथ जितना भी है, जिसको गोर पैर हाथ को गोर हाथ कहते हैं, उसी को हम कहते हैं विभिन्न अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग या मस्तिष्क के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है इसे ही नियंत्रण कहते हैं। अगर हम अभी बोल रहे हैं तो बिना दिमाग के बोले हुए कह रहा है नहीं, लेकिन यह बहुत ही स्पीड से होता है। मेरा दिमाग बोलता है और तुरंत आप बोल देते हैं कि दिमाग कहता है बोलो तो बोल देते हैं। हम अभी जैसे पढ़ रहे हैं तब बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं देख के हम बोल रहे हैं, तो बात क्या कर रहा है, तुरंत बोलो तो बोल देते हैं। इसका बहुत ही स्पीड, करंट से भी ज्यादा स्पीड ही काम करता है। तो इसीलिए हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के अच्छे तरह से काम करने के लिए या दिमाग या मस्तिष्क, दिमाग उसी को माथा को कहते हैं, या मस्तिष्क के द्वारा जो हमारे शरीर को अच्छे तरह से जो काम, हमारे शरीर के सभी अंग, चाहे आंख हो, हाथ हो, पैर हो, मुंह हो, नाक हो, सभी अंग को अच्छी तरह से काम करने के लिए दिमाग के द्वारा या माथा के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसे ही हम नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा में भी होता है, यह याद रखेंगे। नियंत्रण हम पौधा में भी पढ़ेंगे, यानी पादप में भी नियंत्रण पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम समन्वय। यहाँ दो चीज है चैप्टर में, नियंत्रण और समन्वय। इसका इंग्लिश याद रखेंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। चलिए आगे। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब समझेंगे। समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तालमेल बना हुआ रहता है। जैसे आपका हाथ कटा, हाथ मान लीजिए सब्जी काट रहे हैं तो कटा, तो तुरंत आपको आंख में देखा, लेकिन आपको संवेदना मार्ग से तुरंत मस्तिष्क को चल गया कि आपको वहां दर्द हो रहा है, समझिए मस्तिष्क को पहुंच गया कि आपके वहां जो है तालमेल इतना सुंदर होता है कि आपको सेकेंडों में पता चल जा रहा है कि आपका वहां कोई घटना हुआ। जैसे मच्छर नहीं काट लिया, आपको मच्छर काटा, आपको कैसे पता चल रहा है कि अरे यहाँ काटा है। आपके शरीर में सभी जगह संवेदना है, वही के द्वारा आपके तुरंत मस्तिष्क को पहुंचा। देखो वहां काटा है, बस हथियार ने तुरंत आपको मार दिया, वह फिर मार देता है। जैसे दिखता है यहाँ आपको काटा तो तुरंत आपका मस्तिष्क ऑर्डर देता है कि हाथ को कि मारो उसको, तुरंत आप मार देते हैं। वही तालमेल होता है, एक दूसरे से समन्वय, कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के तालमेल में रहना, समझिए। मतलब कि व्यवस्था को चलाने के लिए तालमेल होना चाहिए। तो वही लिखा है, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो तालमेल होता है उसी को समन्वय कहते हैं। जो कंट्रोलिंग होता है, जो कंट्रोलिंग कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है उसी को हम लोग तालमेल कहते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो इशारा करते हैं, यानी बोलने के अनुसार हम अपना हाथ भी हिलाते हैं। इसका मतलब हमारे मुंह और हाथ के बीच समन्वय है, समझ गए। जब हम कुछ बोलते हैं तो हाथ हिला रहे हैं, अभी भी हम हाथ हिला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मुंह और हाथ के बीच बहुत अच्छा समन्वय है, समझ गए। और नियंत्रण और समन्वय दो चीजों से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नियंत्रण और समन्वय कितना चीज से होता है, दो ही चीज है जो कि आपका नियंत्रण कंट्रोल करता है, आपको ताल में बैठा के रखता है। एक है रसायन द्वारा, एक जिसको हार्मोन कहते हैं। रसायन क्या होता है, हार्मोन द्वारा, या दूसरा होता है तंत्रिका, तंत्र के द्वारा। यह बहुत ही विस्तृत में पढ़ेंगे, तत्काल आप समझिए। हार्मोन होता है जिस व्यक्ति में हार्मोन की कमी होता है उसका देखिएगा दाढ़ी नहीं बढ़ेगा जल्दी, बहुत उम्र के बाद 20 वर्ष के बाद आएगा। जिसमें देखिएगा हार्मोन ज्यादा है उसको दाढ़ी 12 वर्ष के बाद आ जाएगा। वही होता है हार्मोन की कमी के कारण बाल का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना। हार्मोन कमी है तो लंबा भी नहीं हो सकते हैं, समझ गया। तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, हार्मोन की कमी से देखिए क्या क्या होता है, बाल का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना। और तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या होता है, संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाना। जैसे वहां मच्छर काटा तुरंत दिमाग को पहुंचा दे, वहां मच्छर काटा, हाथ तालमेल समन्वय करेगा, अरे हाथ मारो उसको, तुरंत मार देता है। तो तंत्रिका तंत्र का एक काम है संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाना। जहां पर कोई घटना हुआ उसको दिमाग तक पहुंचाना कि देखो वहां पर क्या घटना हुआ है, उसी को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। यहां अगर नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बहुत विस्तार में समझेंगे। देखिए हम यहाँ लिखे हुए हैं हार्मोन क्या है, पहले हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा से। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। क्या है हार्मोन, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि का नियंत्रण करता है। अब सुनिए हार्मोन क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीव, जैसे मनुष्य हो गया
जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, जितना भी सजीव है उस सभी को क्या होता है, विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं, जैसे उसको लंबा होना, उसकी वृद्धि होना, बड़ा होना, समझ गए, जैसे वो प्रजनन मतलब जनन कैसे होता है, जनरेशन कैसे होता है, बच्चा कैसे जन्म होता है, सब हार्मोन के कारण होता है। समझ गए, यह हम जन्म चैप्टर में बढ़िया से आपको प्रजनन समझाएंगे, आगे है, लेकिन अभी तत्काल है समझिए यह सब किसके कारण होता है, हार्मोन के कारण होता है। हार्मोन को ग्रंथि रस भी कहा जाता है। सुनिए, हार्मोन को क्या कहा जाता है, ग्रंथि रस। अब एक चीज छोटा सा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि बबुआ बताओ कि हार्मोन को कौन सा रस कहा जाता है, तो आप कहिएगा प्रेम से कि सर जी ग्रंथि रस कहा जाता है। ऐसे पढ़ने से मजा आएगा, समझ गए। उसके बाद यह कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है, कोशिका, हमारे शरीर पूरे कोशिका से बना हुआ है, कोशिका को समूह को ऊतक कहते हैं, और इसीलिए यह जो हार्मोन या ग्रंथि रस कहां पाया जाता है, तो देखिए यह जो किससे निकलता है, कोशिका और ग्रंथियों से निकलता है, इसीलिए इसे ग्रंथि रस कहते हैं, इसीलिए इसे ग्रंथि रस कहते हैं। कहां से स्रावित होता है, कोई भी अंग से, कोई भी ग्रंथि से, इसीलिए इसे ग्रंथि रस कहते हैं। समझ में आ गया। इसी हार्मोन की वजह से एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, आपको वृद्धि होता है, प्रजनन होता है, विकास होता है और नियंत्रण करता है, या आदि का नियंत्रण करता है। इस सब का देखरेख हार्मोन के द्वारा ही होता है। आपका बाल का बढ़ना हार्मोन के कारण हो गया, समझ गए, तो नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ, यही नियंत्रण, समझ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो चीज है कि हार्मोन क्या है, तो कहिए कि एक हमारे जितने भी सजीव है उनके जैविक रासायनिक क्रिया यानी वृद्धि और प्रजनन का काम का नियंत्रण करे, उसे हम हार्मोन कहते हैं। इसका दूसरा नाम ग्रंथि रस है, क्योंकि यह ग्रंथि से स्रावित होता है, कोशिका और ग्रंथि से साबित होता है। इतना बात याद रखेंगे। आगे आइए हम तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है, यह तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे जिस तंत्र के द्वारा अंगों का नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, यानी उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि तंत्रिका तंत्र का क्रम है संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाना। यहाँ हम आपको कह रहे हैं तंत्रिका तंत्र की परिभाषा, हमारे जिस तंत्र के द्वारा अंगों का नियंत्रण एवं सामंजस्य स्थापित होता है उसे हम तंत्रिका। जिस तंत्र के द्वारा मेरा अंग जो है, जैसे हाथ, पैर, नाक, मुंह, आवाज, ये सब जहां जहां से होता है, जिसको नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने का काम करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समझ गए, क्योंकि तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, हमारे संवेदना को मस्तिष्क यानी माथा तक पहुंचाना। आगे आइए, हमारे शरीर में होने वाली हर एक संवेदनाएं को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम किसका है, तंत्रिका तंत्र करता है। यह काफी तीव्र गति से काम करता है। आप देखेंगे बिजली से भी तेजी काम करता है। आप कभी देखेंगे बिजली अगर कट गया, अगर आता है तो देखिएगा 1 सेकेंड नहीं लगेगा, पूरे मोहल्ला पूरे शहर में बिजली आ जाएगा। ऐसा है कि पहले आपके घर में जला, थोड़ा देर के बाद उसके घर में, नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुरंत पूरे मोहल्ला में, पूरे शहर में जल जाता है। आप समझिए उससे भी तेजी से आपका जो है ना इस संवेदना आपको मस्तिष्क तक पहुंचाता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। समझ गए, तंत्रिका तंत्र हमारे अंगों को नियंत्रण एवं समन्वय दोनों का काम करता है। समझ गए, हार्मोन हमारे प्रजनन का काम करता है, वृद्धि करने का काम करता है। समझ गए, दोनों अलग अलग चीज है, आप दोनों के बारे में समझ गए होंगे। इसलिए आगे चलिए और आगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले पौधा में नियंत्रण और समन्वय। हम इससे पहले आपको सिर्फ चैप्टर के बारे में बताए थे, सिर्फ चैप्टर के बारे में बताए थे कि नियंत्रण क्या है और समन्वय क्या है। नियंत्रण क्या है, समन्वय क्या है, यदि समझ गए हैं तो हम पहले आप पढ़ लेते हैं पादप में नियंत्रण यानी पौधे में नियंत्रण और समन्वय। पादप किसे कहते हैं, पादप विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहले पौधे में नियंत्रण कैसे होता है, समन्वय कैसे हो, क्योंकि आपको थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि सिर्फ मानव में ही नहीं, देखिए सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे में भी यह नियंत्रण का काम होता है। तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, पहले वही पढ़ लेते हैं तब मानव में पढ़ेंगे। समझ गए, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कि पौधा में गति होता है। देखिए आप कभी पौधा को गति करते हुए देखे नहीं, देखे हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ फिगर धुंधला है लेकिन हम आपको आवाज से हम आपको समझा देंगे, ऐसा आवाज बुलेट बोलेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ पौधे में वृद्धि प्रेरण गति के होता है, गति से होता है, और यह खासकर आरोही पौधे में होता है। आरोही पौधे आप झींगा की लत्ती, कद्दू की लत्ती, कद्दू को देखे होंगे, यह सब लत्ती क्या होता है, आपके दीवार, मान लीजिए ये दीवार है तो दीवार पर ऐसे 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 कुछ चेन बना लेता है ना, इस चेन के माध्यम से पकड़ पकड़ के ऊपर जाता है। इसी को हम आरोही पौधा कहते हैं। जो पकड़ पकड़ कर गति करता है, आगे वृद्धि करते रहता है, उसे हम आरोही पौधा कहते हैं। और उसे हम क्या कहते हैं, आरोही पौधा कहते हैं। आराम से आपको समझ में आया होगा आरोही पौधा किसे कहते हैं। वही वहां लिखल है, कुछ पौधे में वृद्धि
प्रेरित गति के कारण होता है। यह खासकर किसमें होता है? आरोही पौधे। देखिए यहाँ करेला, जैसे करेले हैं तो देखिए ये सब करेला का है, तो नीचे से ऊपर गया तो यहाँ देखिए ऐसे ऐसे करके पकड़ता है, जो भी ऊपर में लगाए हुए हैं, अलाउन कहते हैं गाँव देहात में, अलाउन कहते हैं या कहिए मचन्ना कहिए, जो भी कह दीजिए, आप उसको ऊपर में लगा कर रखते हैं जिस पर करेली पकड़ पकड़ कर चढ़ता है, ऐसे स्प्रिंग जैसा बना लेता है, ऐसे बना लेता है। आप देखे होंगे झींगा की लत्ती, कद्दू की लत्ती, उसी को हम लोग कहते हैं आरोही पौधा। यहाँ कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी रुकिए आपको समझाते हैं बहुत ही सुंदर से। अभी यहाँ से आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा कि पौधे में नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। तो यहाँ आप यहाँ सिर्फ समझे होंगे पौधे में एक गति होती है। कैसा गति होती है? तो आरोही पौधे में गति होता है, जो ऐसे कद्दू का लत्ती जैसा जो होता है उसमें ऐसे ऐसे बांध के पकड़ के ऊपर चढ़ते रहता है, उसी को हम आरोही पौधा कहते हैं, जो प्रेरित गति करता है। जो क्या करता है? प्रेरित गति करता है। अब हम आगे हम पढ़ाएंगे, उसके बाद इसके बारे में बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। पहले समझिए अनुवर्तन क्या है। अनुवर्तन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का सवाल रहेगा, आपको जवाब देना है। कहेगा बाहरी कारकों के अनुसार पेड़ पौधे में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ सिर्फ हम बोले गति होता है, अब गति क्यों होता है यह तो हम आपको समझेंगे। यहाँ हम आप बताए, आपको कुछ आपको समझना नहीं है, सिर्फ समझना है पेड़ पौधा में गति होता है। पेड़ पौधा में क्या होता है? गति होता है। गति कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे, अभी बताएंगे कुछ देर में, आराम से समझिए। या आरोही पौधा किसे कहते हैं? जो ऐसे करके चलता है, झींगा और कद्दू, करेली का लत्ती, यह सबको कहते हैं। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप समझिए अनुवर्तन क्या है। तो हम बताए हैं बाहरी कारकों के द्वारा, कोई बाहरी कारक हो जिसमें पेड़ पौधा में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। बाहरी कारण के कारण, देखिए इसको आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी हम बताते हैं। बाहरी कारकों के अनुसार पेड़ पौधा में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन 4 प्रकार के होता है। देखिए कौन कौन प्रकार होता है हम बताते हैं। बाहरी कारक क्या है? अब मान लीजिए एक पौधा, आपका ये घर है, क्या है? ये पूरा आपका घर है। आपका ये घर में एक पौधा है, एक पौधा है, ये क्या है? पौधा है। ये गमला है, गमला है, ये पौधा है। तो मान लीजिए यह पौधा है, क्या पौधा है? पौधा। अब आप ये पौधा को आप देखेंगे कोई चीज का पौधा बना लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा पौधा बना लेते हैं, यह पौधा है, यह गमला पहले बना रहे हैं। देखिए घर है आपका, यह गमला है। अब मान लेते हैं यह पौधा है, यह पौधा है। आप देखेंगे यह पौधा में, देखिए ये सरसों का पत्ता है, सरसों का पौधा है। तो यहाँ यदि मान लीजिए हम एक खिड़की छोड़ दें, ऊपर ऐसे खिड़की छोड़ दें, घर में खिड़की छोड़ दें, तो देखिए ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहाँ है, सूर्य का प्रकाश यदि इससे होकर आ रही है तो यह पौधा जो है इधर न झुक के इधर झुकेगा। आप देखिएगा यह गमला में लगे हुए फूल रहे, सरसों का रहे, चाहे कुछ भी रहे, यह पौधा इधर झुक जाएगा। क्यों झुका? यह सूर्य के प्रकाश के कारण, बाहरी कारक के कारण। देखिए उसी को हम अनुवर्तन कहते हैं, जो बाहरी कारक के अनुसार पेड़ पौधे को होने वाली गति को, पेड़ पौधे में बाहरी कारक है, बाहरी कारक सूर्य है, सूर्य की प्रकाश है, इसके कारण यह पेड़ पौधा में गति हो रहा है ना, किधर हो गया? इस सूर्य की तरफ हो गया। इसी को गति को हम क्या कहते हैं? अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन 4 प्रकार होता है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा बाहरी कारक होता क्या है। बाहरी कारक क्या है? बाहरी कारक नहीं हुआ, सूर्य क्या है? बाहरी कारक है। वही सूर्य के होने की वजह से यह पौधा जो है इधर झुक गया है और इधर वृद्धि करने लगा, इधर वृद्धि नहीं करने लगा। जैसे दूसरा आप पौधा लीजिए, मान लीजिए आपका ये पौधा है, मान लीजिए यह एक गमला बढ़िया से बनाएंगे तब नहीं यार। देखिए यह गमला है, यह गमला में मिट्टी है, यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक क्या है? पौधा है। अब देखेंगे, अब यहाँ एक पानी का गड्ढा है, पानी का गड्ढा है, इधर पानी नहीं है, तो पानी यहाँ नहीं है, पहले यह समझा, पहले बना दे रहे हैं पौधा बना दिए। पानी का गड्ढा इधर है, इधर नहीं है, तो यह क्या होगा? इसका जड़ जो है ये पानी की तरफ भागेगा। देखिए जड़ किधर भागेगा? पानी की ओर भागेगा। तो ये बाहरी कारक के वजह से, पानी क्या है? बाहरी कारक है। बाहरी कारक के वजह से पौधा में गति हो रहा है, इधर गति नहीं हो रहा है, इस साइड गति हो रहा है। तो इसीलिए इसी गति को हम कहते हैं अनुवर्तन गति। इसी गति को, जैसे जल की ओर अनुवर्तन हो रहा है तो लिखेंगे जलानुवर्तन। ये देखिए प्रकाश की ओर से, प्रकाश के कारण ये अनुवर्तन हो रहा है, इसको गति हो रहा है, तो इसको कहेंगे प्रकाशा अनुवर्तन। समझ में आ गया होगा? यही चीज हम आगे इसका प्रकार पढ़ेंगे 4 गो, तब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ेंगे प्रकाश अनुवर्तन, दोनों मिला देंगे प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। तो पेड़ पौधा में विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पेड़ पौधा लगा हुआ है, ये देखिए प्रकाश इधर से आ रहा है खिड़की से, तो देखिए पौधा किधर मुड़ा हुआ? इधर मुड़ा गया ना, प्रकाश के कारण ये पौधा मुड़ गया है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। तो चित्र पेड़ पौधा में तना का शीर्ष भाग और पत्ती क्रमशः अनुवर्तन की गति दिखाता है। तना किस अनुवर्तन की गति दिखा? जब पौधे की गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश की ओर होने
ओर होती है तो उसे धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की ओर होते हैं तो उसे धनात्मक, ये भी याद रखेंगे, प्रकाश अनुवर्तन का जब प्रकाश की ओर होता है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। जैसे तना, समझ गए, तना इसका जा रहा है प्रकाश। जब पौधे तो गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश से दूर या विपरीत दिशा में होता है तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे जड़, यहाँ आपको दो उदाहरण दिए थे। जड़ जो है ऋणात्मक अनुवर्तन का उदाहरण होगा और प्रकाश जो है प्रकाश की तरफ जाए धनात्मक अनुवर्तन का उदाहरण होगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है हो गति, उसे हम गुरुत्वाकर्षण गति कहेंगे। जैसे यह देखिए गमला में लगा हुआ पौधा है, लगा हुआ है, ये सो गया है, तो देखिए यह तो इधर हो गया है, लेकिन यहाँ देखिए यह सीधे न जाकर यह क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। देखिए जमीन की तरफ आ रहा है, इधर जमीन है तो इसको चाहिए सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण की ओर आ रहा है, इसीलिए गति कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। देखिए पेड़ पौधा के विभिन्न अंगों द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बल की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण जमीन में है, जिसे चंद्रमा पर नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल, वहां जाइएगा तो ऐसे गेंदों फेंकेगा तो लटकले रह जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। उसी प्रकार देखिए बल की दिशा में होने वाली गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। पेड़ पौधा का जड़ गुरुत्वानुवर्तन को दिखाता है। जो जड़ है कौन सी को दिखा रहा है, गुरुत्वानुवर्तन वर्तन को दिखा रहा है। तीसरा देखिए रासायनिक अनुवर्तन। क्या होता है रासायनिक अनुवर्तन, यह भी एक तरह की गति है। क्या है, देखिए पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा किसी रसायन की दिशा में होने वाली गति को रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। यह क्रिया पेड़ पौधे के बीजों में जनन के दौरान होता है। पराग नलिका में बीजांड से गति रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। सुनिए यह हम आपको फूल पढ़ाएंगे ना आगे, जनन क्रिया में फूलों में भी जनन होता है, तो आराम से आप समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा समझिए यहाँ रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पेड़ पौधा विभिन्न अंगों द्वारा किसी रसायन की दिशा में होने वाली गति को रासायनिक अनुवर्तन, यह क्रिया पेड़ पौधे के बीजों को जनन के अनुवर्तन, परागकण के बीजांड से गति। देखिए परागकण ये है, बीजांड परागकण ये है, यहां से गति करते हुए यहां तक गति आता है। ये जो रासायनिक अनुवर्तन के कारण इसके क्या होता है, इसको जनन क्रिया में होता है। यहाँ आपका परागकण है और यहां से गति करते हुए यहाँ आ जाता है, तो यह भी एक तरह की गति है, इसीलिए हम कहेंगे रासायनिक अनुवर्तन। यह जनन भी होता है, इसका जनन क्रिया के दौरान भी होता है, तो इसको अनुवर्तन कहेंगे। कौन से अनुवर्तन कहेंगे, रासायनिक अनुवर्तन। रसायन को यहां से यहां लाभ पहुंचाता है, इसलिए रासायनिक अनुवर्तन कहेंगे। जनन क्रिया एक रासायनिक अथी है, हम आपको बताए थे हार्मोन के द्वारा होता है, हार्मोन से ही जनन का क्रिया होता है, शुरू में बताए थे। तो इतना आप समझ लीजिए रासायनिक अनुवर्तन क्या है। अगर रसायन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे रासायनिक अनुवर्तन कहेंगे। बस इतना याद रखेंगे, बहुत ही विस्तार फूल में पढ़ेंगे। अब बताइए जलानुवर्तन, तो हम बता दिए। देखिए पौधा लगा हुआ है और जल यहाँ रखा हुआ है, तो देखिए पौधा की जड़ जो है इधर आ रहा है, पानी की तरफ इधर नहीं जा रहा है, इसी को जलानुवर्तन कहेंगे। पेड़ पौधा विभिन्न भागों अंगों द्वारा जल की दिशा में होने वाली गति को जलानुवर्तन कहते हैं। सीधे लिखेंगे जल की दिशा में पेड़ पौधा को होने वाली गति को हम क्या कहेंगे, जलानुवर्तन कहेंगे। यह यहाँ से जमीन है, समझ गए, आराम से समझ में आ जाएगा। का तंत्र क्या है, यह सब बहुत सुंदर बताए थे। हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि नियंत्रण करता है। हार्मोन की ग्रंथि रस भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रंथि से निकलता है। तंत्रिका किसे कहते हैं, जिस तंत्र के द्वारा अंगों का नियंत्रण किया जाता है उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अरे तंत्रिका तंत्र का मतलब है हुआ जिसके द्वारा, जब इसमें अभी हम आपको बताएं इसका क्या क्रम है, संवेदना को आपको माथा तक पहुंचाना, यानी दिमाग तक पहुंचाना, तो तंत्रिका तंत्र हम कहेंगे जिस अंग के द्वारा हमारे शरीर को नियंत्रण और कोऑर्डिनेट या कंट्रोल किया जाता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह सब देख चुके हैं। पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय देखे थे, पौधे में गति देखे थे, अनुवर्तन क्या है बहुत सुंदर से देखे थे। बाहरी कारकों के द्वारा पेड़ पौधे में झुकाव या गति जो होता है उसी को हम अनुवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश के कारण अनुवर्तन होता है तो प्रकाश अनुवर्तन कहते थे। गुरुत्वाकर्षण के कारण अनुवर्तन होता था तो गुरुत्वाकर्षण कहते थे। अगर रसायन अनुवर्तन होता था, यदि रसायन के द्वारा गति होता है पौधे में तो उसे हम रसायन अनुवर्तन कहते हैं। जल के द्वारा, अगर पौधे में देखिए जल यहाँ रखा हुआ है, इसके द्वारा गति हो रहा है इसका जल, तो इसको जलानुवर्तन कहे थे। बहुत अच्छा से देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधे में रासायनिक समन्वय। यह आप बहुत सुंदर से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्या होता है पौधे में रासायनिक समन्वय, अभी तो हम गति को देख लिए थे, या जो हम आपको देखे थे अनुवर्तन के बारे में सुंदर देखे थे कि गति कैसे होता है। अब पौधे में भी रासायनिक समन्वय होता है, वह देख लेंगे। पौधे में रासायनिक समन्वय कुछ रसायन हार्मोन के द्वारा होता है। जो हार्मोन को पढ़ना एकदम मॉडल पेपर का है, मोस्ट VVI। समझिए पौधे में जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है, जिसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। कुछ समन्वय करने के लिए पौधे में जो सामंजस्य यानी तालमेल करने के लिए, समन्वय मतलब तालमेल होता है,
तालमेल करने के लिए जो हार्मोन होता है, उसी हार्मोन को हम पादप हार्मोन कहते हैं। अथवा हम कह सकते हैं पेड़ पौधे के बीच जैविक क्रियाओं को समन्वय स्थापित करने के लिए जिस रसायन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे हम पादप हार्मोन। पौधे को वृद्धि करने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, बहुत सी जो पौधा में जो जैविक क्रिया है वह सब स्थापित करने के लिए जो रसायन की आवश्यकता होती है उसी को हम कहते हैं पादप हार्मोन। अब बारी बारी से हम लोग पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आगे देखिए पादप हार्मोन के प्रकार। यह देखिए रासायनिक संगठन एवं कार्य के आधार पर पादप हार्मोन के प्रकार। सबसे पहले ऑक्सिन, यह तो आपका मोस्ट वीवीआई नहीं, मोस्ट वीवीआई है। आपको 2025 में भी पूछा गया है, आगे हम बताएंगे। पूछा गया है जंतु पादप से, वह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये सब है, मोस्ट वीवीआई समझिए, समझ गए। अब आइए यह ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। यह पादप हार्मोन है, यह एक प्रकार का क्या है, पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन के बारे में अभी हम बताए आपको, यह पौधे में समन्वय स्थापित करने का काम करता है, उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। तो समझिए यह क्या है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है। जो सबसे प्रमुख माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है पौधे में ऑक्सिन का, समझ गए। इसकी खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। कौन किया था, डार्विन ने किया। यह पौधे के शीर्ष भाग, मतलब पौधा मान लीजिए यह आपका गमला है, मान लीजिए यह कोई गमला है, यह पौधा है, ये पौधा का ऊपर की भाग जो है ना शीर्ष भाग, वही शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसका काम याद रखिएगा, लिखेगा ऑक्सिन का प्रमुख कार्य लिखे तो 4 कम से कम आपको लिखना है। लिखे ऐसे भी लिख सकता है 2 नंबर में, ऑक्सिन के कार्यों को लिखे तो आप लिखिएगा। देखिए सबसे पहले इसका कोशिका विभाजन का काम है। क्या काम है, कोशिका को विभाजन और खरपतवार को नष्ट करने, पौधे के अगल बगल में जो भी जंगल झाड़ होता है, खरपतवार, उसको समाप्त करने का काम भी ऑक्सिन का होता है। अगर ये याद हो गया तो आपका सारे अगला हो जाएगा, इससे जुड़ा हुआ वह मिलेगा। तो तीसरा आप कह सकते हैं, याद कि सीरियल गड़बड़ है, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, इसको 2 3 कर सकते हैं, समझ गए। इसको क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो जड़ निर्माण में सहायता, ऑक्सिन का काम ही है जड़ का निर्माण करना। बीज रहित फलों का उत्पादन में सहायता करता है। बीज रहित जो फल होता है उसको भी उत्पादन में सहायता करता है। जैसे आप एक भी पौधा का नाम बता सकते हैं बीज रहित जो होता है, जैसे केला हो गया बीज रहित, इसमें बीज आप कभी देखे हैं नहीं, केला में बीज रहित होता है। इसका निर्माण करने में ऑक्सिन सहायक होता है। पेड़ पौधे को लंबाई बढ़ने में सहायक होता है, पेड़ पौधे की लंबाई भी बढ़ाने में ऑक्सिन सहायता करता है। यह आप नोट में बहुत ही सुंदर से लिख लेंगे कि ऑक्सिन क्या है, यह एक पादप हार्मोन है, यह प्रमुख माना जाता है। सबसे इसकी खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। यह शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसका कार्य कोशिका को विभाजन करना, खरपतवार को नष्ट करना, जड़ का निर्माण में सहायता करना, बीज रहित फलों का उत्पादन में सहायक होना, पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ाने में भी सहायता करता है ऑक्सिन हार्मोन। अब हार्मोन क्या है ये भी बताए, हम आपको 3 बार बता रहे हैं, इतना स्पीड से बता रहे हैं और थोड़ा बता भी रहे हैं ज्यादा बार, इसलिए आप यहां देख लेंगे हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन क्या है। अगला इसका जो है जिब्रेलिन, पादप हार्मोन का प्रकार जो है अगला पढ़ेंगे। जिब्रेलिन से क्या है, यही एक भी पादप हार्मोन है जिसका खोज 1962 में हुआ था। इसको किसने किया, कुरुशोवा ने किया था। किसने खोज किया था, कुरुशोवा के द्वारा किया गया था। यह 6 प्रकार का होता है, जिब्रेलिन 6 प्रकार का होता है, G1 G2 G3 G4 G5 G6। या कितना प्रकार होता है, 6 प्रकार। याद हो गया होगा। इसका जो प्रमुख काम है बौने पौधों को लंबा करना। ये जो छोटा पौधा होता है उसको लंबा करने में जिब्रेलिन से सहायक होता है। जिब्रेलिन से जो होता है बौना पौधा को लंबा करने में सहायक होता है। तने की लंबाई में वृद्धि करना, तना भी इसके कारण लंबा होता है। बीज अंकुरण करने में सहायता, देखते हैं जब चना फुला कर खाते हैं इसी के कारण, जिब्रेलिन के कारण भी वो अंकुरित हो जाता है बिना मिट्टी के। बीज रहित फलों का विकास करना, अभी भी हम बोले थे इसमें भी ऑक्सिन में भी बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता है, तो यह भी बीज रहित फलों के बहुत कुछ मिलता जुलता होगा, इसलिए आप लोग को याद करने में बहुत आसान होगा। पहला अगर देख ले रहे हैं ऑक्सिन तो जिब्रेलिन आराम से याद हो जाएगा। 5वां देखेंगे पत्ती का चौड़ा और मोटा करना। बस अगर ये 5 में से 4 भी अगर याद रहता है तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं और अच्छे कर सकते हैं, इसमें आपका कोई आपत्ति नहीं है। अगर नहीं याद रहता है तो आपको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन देख देख के आपको याद करना ही होगा, तभी जाकर आप अच्छे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसका तीसरा प्रकार देखिए साइटोकाइनिन। इसका तीसरा प्रकार है साइटोकाइनिन। इसमें भी लिखेगा यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है जिसका खोज 1955 ईस्वी में मिलर के द्वारा किया गया। मिलर के द्वारा किया गया। इसका काम क्या है, बीज का अंकुरण में सहायता। देखिए अभी हम बताए थे जिब्रेलिन से भी बीज के अंकुरण में सहायता करता है और यह भी है बीज के अंकुरण में, यही दोनों सहायता करता है। जिब्रेलिन से सहायता करता है और साइटोकाइनिन सहायता करता है, याद रखेंगे। कॉमन कुछ है उसको आप लोग याद रखें। ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विभाजन में मदद करना, या ऑक्सिन के साइटोकाइनिन ऑक्सिन को सहायता भी करता है कोशिका को विभाजन करने में। या पर्णहरित को नष्ट होने से बचाता है। पर्णहरित जो है कहां पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, पत्ती में पाया जाता है, उसको नष्ट होने से बचाता है जिससे कि पौधे भोजन बनाता है। पेड़ पौधे में सूखने से बचाता है, पेड़ पौधे को सूखने से भी यह बचाता है। पेड़ पौधे को सूखने से कौन बचाता है, साइटोकाइनिन। यह सब आप 2-4 बार पढ़ेंगे तब होगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। यह जो है साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है, यह तो आपको याद रखना होगा। जिब्रेलिन से क्या है, पादप हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है, पादप हार्मोन है। इसकी खोज कब हुआ वह भी देखेंगे और अंतिम में देखेंगे यह
एब्सिसिक एसिड। आप समझिए एसिड है, यह कोई पौधा को लाभ नहीं पहुंचाएगा। एसिड मतलब होता है खराब। आप देखे होंगे कभी एसिड आपके सर पर गिर जाता है, हाथ पर गिर जाएगा तो जला देगा, तो एसिड तो समझिए दुश्मन होता है। इसलिए एसिड जहां रहेगा, एब्सिसिक एसिड यह भी एक पादप हार्मोन है, लेकिन यह पौधा में हानि पहुंचाता है। देखिए जो पेड़ पौधे में ऑक्सीन और जिबरेलिन्स के विरुद्ध वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक जैसे कार्य करता है, मतलब उसका जो वृद्धि करने का काम करता था उसको, और जिबरेलिन और ऑक्सीन जो काम करता है उसके विरोधी काम करता है, साफ उल्टा करता है, पेड़ पौधा की हानि करने का काम करता है। इसका काम भी वही लिख देंगे। ऑक्सीन और जिबरेलिन के प्रभाव को रोक देता है। ऑक्सीन और जिबरेलिन के प्रभाव रोक देगा तो समझिए पौधा में दिक्कत होगा, नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा, जिसके पेड़ पौधे में वृद्धि रुक जाता है। पेड़ पौधे में वृद्धि रुक जाता है अगर एब्सिसिक एसिड ज्यादा हो जाएगा तो। यह कोशिका विभाजन और दीर्घन को रोक देता है। यह कोशिका विभाजन और दीर्घन को भी रोक देगा, समझ गए, बहुत ही हानि पहुंचाएगा। एसिड जैसे दिखिएगा तो पेड़ पौधा में हानि, तो आदमी को हानि पहुंचाता है तो पेड़ पौधा को हानि नहीं पहुंचाएगा। या बढ़िया से आप लोग बना लेंगे और बहुत ही अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। और एक लास्ट इसमें देखिए एथिलीन, जो फल पकाने के रूप में आप लाते हैं, जिसको गांव देहात में कार्बेट कहते हैं, समझिए यह पौधा में होता है प्राकृतिक रूप से, वह भी फलों की पकाने के लिए आता है, यह भी लिखा हुआ होगा। यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। इथिलीन क्या है? एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधे में प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। इथिलीन को याद रखेंगे, जिसको गाँव घर में क्या कहा जाता है? कार्बेट कहा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल क्या है? यह पौधे में किस भाग में पाया जाता है? हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं यह क्वेश्चन नहीं है, आपका पूरा किताब का निचोड़ है। यह आप समझिए, इससे बाहर आपको पूछा ही नहीं जाएगा। यदि पूछा भी जाता है तो आपको टॉप करने के लिए भी इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। कहिए क्यों? इसलिए कि आपको आधा ही क्वेश्चन बनाना है। अगर जो क्वेश्चन इसमें हम नहीं बताए हैं वह नहीं बताए बनाना है, क्या दिक्कत है भाई? आधा तो बनाना है, सब कुछ डबल रहता है। आपको अभी टॉप करना कोई विशेष नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए क्लोरोफिल क्या है? यह पेड़ पौधे में किस भाग में पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल हम पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर में ही। यह एक प्रकार का वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी भोजन बनाने की क्रिया करती है। इसकी संपन्न करते ही यह पेड़ पौधा में मेसोफिक कोशिका में पाया जाता है। इसमें के कारण पत्ती का हर रंग, सीधे इतना लिखिएगा, क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। यही हरा क्लोरोफिल के कारण पौधा भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करती है। बस हो गया, इतना बात नहीं लिखना है आपको, समझ गए? बहुत आसान है। इसमें जो फालतू चीज है उसको आप छांट कर भी नोट बना सकते हैं। और अगला आप देखिएगा, जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कहिए नहीं। यह यदि अगर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क, समझ गए? यह आपको पढ़ लीजिए, बहुत ही सुंदर है। क्या है? जंतु में नियंत्रण और समन्वय, समझ गए? अब नियंत्रण और समन्वय तो हम पढ़ चुके हैं, अब जंतु में पढ़ेंगे। पादप में समझ चुके हैं, अब जंतु में समझेंगे। जंतु में दो तरीके से नियंत्रण एवं समन्वय होता है, पहले बता चुके हैं। एक हार्मोन यानी रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, एक तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, समझ गए? एक हार्मोन के द्वारा होता है उसे रासायनिक नियंत्रण समन्वय कहते हैं, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो होता है उसे हम तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय कहते हैं, समझ गए? जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? देखिए रासायनिक समन्वय जो है यह कैसे होता है यह हम बताते हैं। जंतु में रासायनिक समन्वय रासायनिक यौगिक के द्वारा होता है, यानी हार्मोन के द्वारा होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। हमारे हार्मोन मंद गति से कार्य करता है, जो हमारे उत्तेजना पैदा करता है। इसका स्राव एक विशेष प्रकार की ग्रंथि से होता है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में पदार्थों के संवहन के लिए कोई नलिका नहीं पाया जाता है, जबकि बल्कि रक्त के साथ मिलकर शरीर के सभी अंगों में भागों में फैल जाता है और अपने कार्यों को संपन्न करता है। कहने का मतलब है कि इसका कोई बहने के लिए जो हार्मोन बहता है ना, इसका कोई अलग से नलिका नहीं होता है। यह हार्मोन जो है आपके शरीर में जो रक्त है उसी में मिल जाता है और उसी के सहायता से पूरे शरीर के भाग में मिल जाता है। यही है, यह है आपको पूरे शरीर को वृद्धि करने का काम करेगा। यह बहुत मंद गति से काम करेगा। अगर तेज गति से अगर काम कर दिया तो दाढ़ी इधर बना रहे हैं उधर निकल जाएगा, बाल इधर कटाए हैं तो तुरंत निकल जाएगा, तो लोग तो परेशान हो जाएगा, समझ गए? इसलिए यह वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, इसको वृद्धि तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इससे ही आपका सब कुछ वृद्धि होता है। बच्चा जो है छोटा से बड़ा होता है। अगर यह हार्मोन अगर मसलूस में ज्यादा हो तो तुरंत जवान होकर बूढ़ा हो जाएगा, समझ गए? इसलिए यह हार्मोन जो है रासायनिक समन्वय जो है बहुत धीरे धीरे से होता है। आप समझ गए? देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं जंतुओं में दो तरीका से समन्वय होता है। जंतु में जो समन्वय होता है एक रासायनिक समन्वय होता है, एक तंत्रिका तंत्रीय समन्वय होता है। यह दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले जंतुओं में समन्वय कैसे होता है आपको बहुत ही अच्छा से, यह मंद गति से होता है, हार्मोन के द्वारा होता है, मंद गति से होता है। इसका जो अंतःस्रावी और बाह्यग्रंथ संबंध के द्वारा इसका कोई नलिका नहीं होता है, यह बलद में मिलकर ही अपना
शरीर के सभी अंगों तक मिल जाता है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, थायराइड है, यकृत है, अधिकृत विवृत है और जनन है। और बाह्य ग्रंथि में श्वेत ग्रंथि है, दुग्ध ग्रंथि है, श्लेष्मा है और लार ग्रंथि। लार ग्रंथि है जो मूल जो बनता है, यह सब बाह्य ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि माता अग्नि से आता है। या आप लोग याद रखेंगे जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे हार्मोन की स्राव होता है, हार्मोन निकलता है, जिसका आपके पूरे शरीर में समन्वय का काम करता है, तालमेल का काम करता है। अब देखिए रासायनिक समन्वय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़ेंगे तंत्रिका समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। दिमाग के और दिमाग के द्वारा बनाया गया वैसा तंत्र जिसके द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय का घटना इंसानों और जंतुओं में जो संपन्न होती है, उसे इतना बड़ा आपको नहीं लिखना। इसका परिभाषा दूसरा भी है, यहाँ देखिए, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और किया जाता है, जिस तंत्र के द्वारा, जिस यंत्र के द्वारा, जिस अंग के द्वारा विभिन्न अंगों को नियंत्रण एवं समन्वय सामंजस्य स्थापित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहेंगे। वह परिभाषा आप इस तंत्रिका नियंत्रण में आप दे सकते हैं बहुत ही सुंदर से, या तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं बहुत ही सुंदर से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करें, चित्र सहित वर्णन करें। यह चित्र बनाना बहुत आसान है। देखिए यह ऐसे घुमा दीजिएगा, ये केंद्रक बना दीजिएगा, ये देखिए डेंड्राइट है, यह भी बना दीजिएगा, यहाँ से 2 भाग में बट जाएगा। ऐसे करके आप मोबाइल पर भी देखकर देख दीजिएगा, गूगल को पूछिएगा तंत्रिका तंत्र की सचित्र वर्णन करें तो बहुत सुंदर से मिल जाएगा। यहाँ जगह थोड़ा था कम, इसलिए हम ऐसा लिखे हैं, हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों के और वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। समझ गए, तंत्रिका तंत्र बात समझ में आया, नर्वस सिस्टम। इसमें विभिन्न अंगों को नियंत्रण का काम करता है, जिस अंग के द्वारा उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बस तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु मतलब पीठ, रीढ़ का हड्डी जो होता है उसको कहते हैं। इसमें निकलने वाली तंत्रिका का गणना की जाती है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है, कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन, याद रखेंगे। इसकी संरचना मानव के शरीर में काफी जटिल होता है, तंत्रिका तंत्र में 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं होती है, पाई जाती है, जिसका 90% भाग मस्तिष्क यानी माथा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के ग्राही अंगों से सूचना लेकर तंत्रिका केंद्र तक पहुंचाना है। तंत्रिका केंद्र यहाँ है, शरीर के विभिन्न अंगों से यह सूचना ग्रहण करके यह यहाँ इसको पहुंचाना है। तंत्रिका केंद्र जो है यहाँ पर इसको पहुंचाने का काम करता है। समझ गए, आगे आइए। इसमें के प्रमुख अंग होते हैं, तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं साइटोन, एक्सोन और डेंड्राइट। उसी के बारे में आप पढ़ेंगे। कोशिकांग, देखिए यही पूछा गया था इस बार के बोर्ड में, इस बोर्ड में यही पूछा गया था कोशिकांग है क्या है, मतलब कोशिका को अंग को लिखे। तो कोशिका का अंग आप 9th में भी पढ़े होंगे। कोशिका के अंग में गाल्गी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका दर्भ होता है, यह सब पाया जाता है। बस ये कोशिका में यही लिखिएगा। इसकी संरचना गोलाकार या अंडाकार होता है कोशिका का, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, कोशिका दर्भ, राइबोसोम यह सब पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी लिखेगा तो चलेगा। आगे आइए, डेंड्राइट किसे कहते हैं। कोशिकाएं में छोटे बड़ी महीन शाखाएं पाई जाती है, जिसे डेंड्राइट कहते हैं। यह संवेदना को ग्रहण करने का काम है। इसमें जो डेंड्राइट कहेंगे, यह जो दिख रहे हैं बाहर जो निकला हुआ जैसे ऐसे करके, यह जो बाहर निकल के ऐसे ऐसे किया गया है, इसी को हम लोग डेंड्राइट कहेंगे। यह सूचना को ग्रहण करके आपका ये केंद्र तक पहुंचाता है। समझ गए। अब ये तंत्रिका कक्ष, कोशिकाएं के सबसे लंबी तंतु को तंत्रिका कक्ष कहा जाता है, जिसका अंतिम सिरा संवेदना को न्यूरॉन की दूसरी कोशिका तक पहुंचने का काम करता है। देखिए सबसे पहले सूचना डेंड्राइट को जाता है, डेंड्राइट को जाता है, उसके बाद डेंड्राइन को जाता है, उसके बाद साइटोन को जाता है, उसके एक्सोन को जाता है, उसके बाद सिर को जाता है, यानी माथा को जाता है, अंतिम में माथा को जाता है। इतना याद रखेंगे। शरीर के सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है न्यूरॉन है, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन है, न्यूरॉन है, याद रखेंगे। न्यूरॉन अभी हम बताए थे, न्यूरॉन हम आपको बताए थे, यहाँ से आप याद रखिएगा। न्यूरॉन किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। पूरी को हम न्यूरॉन कहते हैं, जो कि शरीर के सबसे लंबी है। शरीर के सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन है, न्यूरॉन है। और शरीर के सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन है, देखिए यह पूरे गलत है। यह जो है आपका तीनों सवाल एक है, जबकि यह बहुत ही गलत है। यह यहाँ क्वेश्चन यह नहीं होकर आपके होगा वह लंबी कोशिका ठीक है, लंबी तंत्रिका तंत्र ठीक है, लेकिन आपका यह आपका पूरी की पूरी गलत है। आप यहाँ देखिए, आपका किताब में एक सेकंड रुक जाइए, आपको हम देख के बताते हैं। यह होता है पुरुष में। देखिए महिला में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, यहाँ देखो यह तंत्रिका हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए यह तंत्रिका तंत्र हटाइए। देखिए शरीर में की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाता है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, जो कि महिला में पाया जाता है। और शरीर के सबसे छोटी कोशिका जो होता है शुक्राणु होता है, जो कि पुरुष में पाया जाता है। ये शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, पुरुष में होता है। शरीर की सबसे छोटी बड़ी कोशिका अंडाणु, बड़ी छोटी कोशिका शुक्राणु है। और तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कहेंगे तो न्यूरॉन हो जाएगा।
समझ गए? इतना आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा से आपको याद हो गया हो। पढ़ेंगे आपको जो माथा है उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत ही आसान से। देखिए क्या है मस्तिष्क, मस्तिष्क को हमारे शरीर के सीपीयू कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर के ब्रेन जिसको कहते हैं उसको सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम देखिए मस्तिष्क यहाँ सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा तो यह 5 नंबर का आपका सवाल रहेगा, इसलिए थोड़ा सा देखिए बढ़िया से। क्या लिखा हुआ रहेगा? मस्तिष्क इंसान और जीव जंतु का सबसे कोमल और महत्वपूर्ण अत्यंत संवेदनशील सफेद अंग होता है। मतलब मस्तिष्क का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा मस्तिष्क का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सबसे शरीर के कोई भी जीव जंतु के सबसे कोमल चीज जो क्या होता है? तो मस्तिष्क होता है। यह देखिए मस्तिष्क का सिंबल है, इसमें 3 भाग से कलर किया गया है। इस तीनों के भाग के हम बताएंगे। आगे वाले भाग को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, जो ई कलर देख रहे हैं इस भाग को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाले भाग को कहते हैं पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे वाला भाग। तो इसको हम देखेंगे। पहले मस्तिष्क क्या है इसका थोड़ा सा परिचय आप दे दीजिएगा। मस्तिष्क है हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यहीं से पूरा कनेक्शन होता है, यहीं से सब कुछ होता है। आगे चलकर हम पढ़ाएंगे कैसे मस्तिष्क में संवेदना आती है, कैसे आपको कोई भी चीज काटता है तो उसको निर्देश देता है, कैसे आपको दर्द होता है तो आपको होता है, कैसे आपको आंसू बहता है, वह सब हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले अभी तत्काल समझिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? मस्तिष्क है। यह अत्यंत कोमल और संवेदनशील होता है, एकदम पूरा होता है, बहुत जल्दी वाला चीज, इतना संवेदनशील सेंसिटिव होता है, समझ जाइए। यह खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा क्रेनियम में स्थित होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क क्रेनियम भाग में। खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा, खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा में क्रेनियम भाग में अवस्थित होता है, जो दिख रहा है आपको, देखिए ये दोनों आंख है। तो मस्तिष्क के पूरे शरीर का, मस्तिष्क को पूरे शरीर को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। मस्तिष्क के पूरे शरीर को अगर तुलना किया जाए तो मस्तिष्क को क्या कहेंगे? सीपीयू कहा जाता है। जिसका औसत वजन, ये वजन है, ऐसे पढ़िएगा वजन, जिसका औसत वजन क्या है? औसत वजन 1400 ग्राम है। मतलब एवरेज औसतन अगर बात करें 1400 ग्राम का होता है, जो कि माथा मस्तिष्क होता है 1400 ग्राम का, और दिल जो बताया जिसको हम आप लोग को बताते थे हार्ट बताया 300 ग्राम का होता है। तथा आयतन इसका कितना है? 1650 ml का होता है। उस नहीं होगा, यहाँ ml होगा। 1650 ml का होता है। मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, नम रखने का काम मस्तिष्क को, अगर सुरक्षित, मस्तिष्क तो सेंसिटिव चीज है, इसीलिए इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मस्तिष्क के खोपड़ी में नमी बनाए रहे, इसको नमी बनाए रखने के लिए, नम बनाए रखने के लिए, मतलब चिपचिपा बनाए रखने के लिए सेरिब्रोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। कहेगा मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा द्रव पाया जाता है? तो आप कहिएगा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। इतना तो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग, यह जो देख रहे हैं लाल कलर का, यह अग्र मस्तिष्क है। बीच वाले भाग बहुत छोटा होता है जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और पीछे वाला भाग जो ये देख रहे हैं इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अभी तीनों को अलग अलग हम लोग देखेंगे बहुत ही सुंदर से। मस्तिष्क के बारे में आप समझ गए, यह शरीर को सबसे कोमल अंग होता है, मस्तिष्क गुहा के क्रेनिया भाग में पाया जाता है, और यह सीपीयू कहते हैं। इसका औसत वजन 1400 ग्राम होता है। अगर ml में कहे तो 1650 ml होता है। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान के लिए, नमी बनाए रखने के लिए एक द्रव होता है जिस द्रव का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भी कहते हैं। बस हो गया। आगे आइए हम लोग आपसे देखेंगे अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। पहले आगे वाला मस्तिष्क जो है, यह आगे वाला मस्तिष्क जो आप देख रहे हैं लाल कलर का, ब्राउन कलर का, इसके बारे में हम देखेंगे। इसका भी 2 भाग होता है। देखिए एक होता है सेरिब्रम, एक भाग होता है सेरिब्रम, दूसरा भाग होता है डायएनसेफ्लोन। याद रखना होगा। अगर मस्तिष्क के 2 भाग होता है, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डायएनसेफ्लोन। इसका आपको विवरण थोड़ा थोड़ा भी देना होगा। इतना बड़ा हम लिखे हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा भी याद करके लिखना होगा, तभी 5 नंबर मिलेगा। पहले लिख दीजिएगा मस्तिष्क का फिगर तो बहुत आसान है यह बनाते हुए, और मस्तिष्क के बारे में लिख दीजिएगा कोमल अंग है, इसे शरीर के पूरे शरीर को सीपीयू कहा जाता है। इसका वजन 1400 ग्राम है। इसमें नम बनाए रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान के लिए एक द्रव पाया जाता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं। इसका 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसके बाद लिखिएगा अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होता है, सेरिब्रम और डायएनसेफ्लोन। अब इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, तब मध्य मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेरिब्रम क्या है आप देखिए, आपको कहां कौन भाग में पाया जाता है? सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क में। याद रखिएगा सेरिब्रम कहां पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला मस्तिष्क। इसे पर मस्तिष्क भी कहा जाता है, यह मस्तिष्क के मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग एवं महत्वपूर्ण भाग होता है। देखिए यह अग्र भाग जो है ना सबसे बड़ा भाग है। आप देखिए पीछे वाला भाग से भी बड़ा है, सबसे छोटा मध्य भाग है।
तो समझिए यह सबसे बड़ा भाग होता है और इसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसमें ऊठा और धसा संरचना पाया जाता है, जिसमें सल्कस और गायरस कहते हैं। देखो ऊठा भाग को सल्कस कहते हैं और जो देखिए सेरिब्रम में जो ऊठा भाग है उसे हम सल्कस कहते हैं, जो धसा हुआ भाग है उसे गायरस कहते हैं। याद रखेंगे सेरिब्रम में अग्र मस्तिष्क में दो भाग होता है, जिसका पहला भाग सेरिब्रम है। सेरिब्रम से जो उठा हुआ भाग है उसे सल्कस कहते हैं और जो धसा हुआ भाग है उसे गायरस कहते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण भाग है। उठा धसा इसकी संरचना पाई जाती है, तो उठा हुआ भाग को सल्कस और धसा हुआ भाग को गायरस कहा जाता है, जो काफी जटिल होता है, काफी जटिल होता है। अब इस सेरिब्रम से होता क्या क्या यह देख लीजिए। इससे ज्ञान, बुद्धि, चतुराई, याददाश्त, योजना बनाने मतलब सोचने समझने का केंद्र बिंदु माना जाता है। देखिए सेरिब्रम में ही आपका सब कुछ है, इसमें ज्ञान का है, बुद्धि का है, चतुराई का है, याददाश्त का है, याद रखने का भी, अब मेमोरी पावर जिसको कहते हैं, वह सब कुछ सेरिब्रम में। आप याद कहां से कीजिएगा? सेरिब्रम से कीजिएगा। योजना मतलब सोच सकते हैं, उस सभी का केंद्र बिंदु माना जाता है कौन? सेरिब्रम। याद रखिएगा सेरिब्रम में ही सोचने समझने किसी भी चीज के याद स्मरण रखने की क्षमता होती है। यानी सीधी तौर पर कहिए आपका मेमोरी, अगर सेरिब्रम आपका काम नहीं कर रहा है तो समझिए आपको कोई चीज याद रखने की क्षमता नहीं होगा। लेकिन यह ऐसा एक मेमोरी है, आप कभी नहीं भूलिएगा। इसमें कभी भी भूलने की बात, भूलना तो जरूरी है लेकिन आपका ये कभी फूल नहीं होगा। जैसे आपका मोबाइल फूल हो जाता है, आपका हार्ड डिस्क कंप्यूटर का फूल हो सकता है, लेकिन यह प्रकृति के द्वारा सेरिब्रम जो है, अग्र मस्तिष्क का भाग जो है, कभी भी फूल नहीं होगा। आज जितना पढ़ रहे हैं आप, इससे ज्यादा आप कल पढ़ सकते हैं, इससे 2 गुना 3 गुना आप परसों पढ़ सकते हैं, लेकिन यह कितने स्टोर कर लीजिएगा, यह आपको फूल नहीं होगा। समझिए इतना सुंदर बनाया गया है। किसी काम को करने को प्रेरित हमें मस्तिष्क के इसी भाग से काम करने की जो हमको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, इसी से मिलता है, सेरिब्रम से ही मिलता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट भाग है, इसी भाग से मिलता है। घृणा, प्रेम, डर, खुशी, कष्ट एवं नियंत्रण भी इसी भाग से होता है। मतलब घृणा करने के, प्रेम, डर सब कुछ इसी भाग से नियंत्रण भी होता है। किससे? सेरिब्रम से। आप कहेगा घृणा किससे नियंत्रण होता है? सेरिब्रम से। प्रेम किससे नियंत्रण होता है? सेरिब्रम से। डर किससे नियंत्रण होता है? सेरिब्रम। खुशी किससे नियंत्रण होता है? सेरिब्रम से। कहीं सेरिब्रम के उठा भाग को क्या कहते हैं? सल्कस। सेरिब्रम के धसा भाग को क्या कहते हैं? गायरस। यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सोचने समझने और स्टोर करने की शरीर थी। मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो कहिएगा सेरिब्रम से किया जाता है। आप इतना याद रखिएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम ज्यादा विकसित ना हो वह मंद बुद्धि को हो जाता है। जो व्यक्ति में सेरिब्रम ज्यादा विकसित नहीं होता है, उसको ज्यादा बुद्धि नहीं होता, उसे कहते हैं मंद बुद्धि व्यक्ति, बालक कहते हैं। समझ गए? इतना बात याद रखते हैं तो बहुत कुछ है। अब उसका दूसरा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, जिसको कहते हैं डायएनसेफेलॉन। इसके बारे में देखेंगे। इसके तहत थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसमें थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। देखिए डायएनसेफेलॉन में, देखिए अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग जो है डायएनसेफेलॉन, इसके तहत क्या पाया जाता है? थैलेमस और डायपोथैलेमस, हाई नहीं, डाय नहीं, सॉरी बच्चे, थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस, थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस जो है दर्द होने, रोना का अनुभव कराता है। देखिए अग्र मस्तिष्क का 2 भाग में जो है सेरिब्रम तो आपको याद करने के लिए काम करता है और घृणा, प्रेम, डर को नियंत्रण करने के लिए काम करता है, लेकिन उसी का जो दूसरा भाग है मस्तिष्क का, जिसका नाम है डायएनसेफेलॉन, इसमें जो 2 चीज पाया जाता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसमें पाया जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाया जाता है। इससे आपको दर्द होना और रोने का अनुभव कराता है। कहेगा दर्द होना एवं रोने का अनुभव किस भाग से किया जाता है? मस्तिष्क के अग्र भाग से किया जाता है, जिसका नाम है अग्र भाग से दूसरा नाम है डायएनसेफेलॉन। डायएनसेफेलॉन यह किस ग्रंथि से होता है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। इतना बात आप याद रखिएगा। अब मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क छोटा है, यह आप पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है। इसका प्रमुख कार्य देखना एवं सूचना जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। यह मध्य मस्तिष्क कोई विशेष काम नहीं करता है, यह आपको देखने में सहायता करता है और आपको क्या करता है? सूचना को नियंत्रण करने का काम करता है। सूचना जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। मध्य मस्तिष्क का 2 ही काम है, एक देखना और सूचना का नियंत्रण करना, देखना और सूचना का नियंत्रण करना, देखना और सूचना का नियंत्रण करना। 2-4 बार आप करेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए मस्तिष्क के सबसे पिछले हिस्से को हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो पश्च मस्तिष्क को हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो पश्च मस्तिष्क 2 भाग होता है। देखिए अग्र मस्तिष्क भी 2 भाग था, पश्च मस्तिष्क भी 2 भाग। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं है, कहीं कोई छोटा भाग है। इसका 2 भाग है, एक सेरिबेलम जिसको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं और दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेन। समझ लीजिए, अभी हम पढ़े थे, यहाँ देखिए पीछे वाला मस्तिष्क में सेरिबेलम पाया जाता है, लेकिन आगे वाला मस्तिष्क में सेरिब्रम पाया जाता है। याद रखेंगे, सेरिब्रम मेमोरी है, याद करने का पावर रखता है, उसमें स्टोरेज करने का पावर रखता है, उसमें घृणा, डर, खुशी को नियंत्रण करने की पावर रखता है। लेकिन यहाँ सेरिबेलम है, या क्या है? सेरिबेलम और सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क। याद रखेंगे सेरिबेलम का दूसरा नाम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग के क्या करना है? मस्तिष्क के इसी भाग से कोई व्यक्ति ठीक से खड़ा हो पाता है। देखिए यह मस्तिष्क के इसी भाग से, इसी भाग के कारण होगा, यहाँ कारण होना चाहिए, भाग के कारण,
कारण होगा, भाग के कारण, इसी भाग के कारण मस्तिष्क के, यही सेरेब्रम होने के, पश्च मस्तिष्क के होने के कारण कोई व्यक्ति खड़ा हो पाता है। आप जो पीछे वाला मस्तिष्क रहने की वजह से ही आप खड़ा हो पाते हैं। और ऐच्छिक क्रियाएं पर नियंत्रण भी पश्च मस्तिष्क से ही होता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, दिल का धड़कना, जो आपका ऑटोमेटिक काम हो रहा है वह क्रिया भी आपका सेरेब्रम से ही होता है। कोई कहेगा भूख लगना किस मस्तिष्क के किस भाग से होता है? सेरेब्रम, मस्तिष्क के पीछे वाले भाग से। यानी आपको खड़ा होने का किस भाग से आपको मिलता है? तो सेरेब्रम से। ऐच्छिक क्रियाओं का संपादन किस भाग से होता है? सेरेब्रम, जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। दिल का धड़कना कौन नियंत्रण करता है? सब सेरेब्रम करता है। अब इसका दूसरा भाग है, इसमें दो हम लिख सकते हैं, क्या नाम लिख सकते हैं? मस्तिष्क स्टेम। यह दो भागों से मिलकर बना है, जिसमें पहले भाग का पोस्ट बोरोलाई कहते हैं। इसमें देखो मस्तिष्क स्टेम जो है दो भाग से मिलकर बना हुआ, पहले भाग को पोस्ट बोरोलाई कहते हैं। इसका मुख्य काम सांसों पर नियंत्रण है। पोस्ट बोरोलाई का मुख्य काम क्या है? सांसों पर नियंत्रण करना। तथा दूसरे भाग मेडुला ओब्लांगेटा, दूसरा भाग क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। यह दिमाग और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है। या क्या करता है? दूसरा भाग मस्तिष्क से दिमाग और मतलब हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी को जोड़ने का काम करता है। यह संवेदनाओं का चालन मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मेडुला ओब्लांगेटा से होकर ही जाता है। यह कहाँ जाता है? जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे खांसना, छींकना, भी यही से नियंत्रण होता है। देखिए अनैच्छिक कार्य क्या होता है? ऐच्छिक जो अपने आप होता है उसे ऐच्छिक कार्य, जो जबरदस्ती आप जैसे नाक में कुछ कपड़ा घुसा लीजिए, चाहे सूता घुसा लीजिए तो देखिए छींक आ जाना, वो अनैच्छिक क्रिया है। छींकना, खांसना, गला में उंगली कर लीजिए, खांसी हो जाएगा, तो यह सब अनैच्छिक क्रिया है जो कि आपके इस भाग से, मस्तिष्क के स्टेम भाग से होता है, जो कि आपका थोड़ा थोड़ा मेरुरज्जु भी उसका नियंत्रण कर लेता है। उम्मीद करता हूं कि मस्तिष्क आप बहुत ही सुंदर से समझ गए होंगे। ये 3 स्लाइड में आपको बताए थे मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क के 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इस सब के बारे में हम विस्तार से बता दिए हैं। अब एक शॉर्टकट में भी सुन लीजिए। शॉर्टकट में अगर याद करना होगा तो पश्च मस्तिष्क का निर्माण सेरेब्रम और मेडुला, मतलब पीछे वाला मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, सेरेब्रम और मेडुला ओब्लांगेटा के मिलने से बनता है। पीछे वाला मस्तिष्क सेरेबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा के मिलने से बनता है। मेडुला ओब्लांगेटा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेडुला ओब्लांगेटा जो है कहां से होता है? रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, जो सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सभी अनैच्छिक क्रिया जितना भी है ना, आपका छींकना, खांसना, यह सब का नियंत्रण कौन करता है? आपको मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, मेडुला ओब्लांगेटा। समझ गए? आप इतना जब पढ़ लिए तो मस्तिष्क का क्या क्या काम है वह भी याद कर लीजिए। आपको 2 नंबर के सवाल में पूछेगा बताइए कि आप मस्तिष्क का क्या क्या काम है, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। आप इसमें लिखिएगा आवेगों को ग्रहण करना। जितना भी आपका सूचना है वह आपको ग्रहण करता है, विश्लेषण करता है और आपको फिर से वहां निर्देश देता है, पहुंचाता है। तो आवेगों का ग्रहण करना, ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करता है। आपको जो वह मथा को सूचना मिला है उसको आप विश्लेषण करता है कि क्या किया जाए। विभिन्न आवेगों को सह संबंध होता है, विभिन्न आगों को सभी सही जगह पर, ये देखिए यह गलत है, ये आप छोड़ दीजिए, यह आप छोड़ दीजिए। सूचनाओं का भंडारण करता है। या क्या करता है? आपको सूचना का भंडारण करता है और भी बहुत काम करता है। हमको खड़ा रहने का काम करता है। पश्च मस्तिष्क क्या करता है? हमारे खड़ा रहने का भी काम करता है, खड़ा रखने में भी सहायक होता है। इतना ही नहीं, ऐच्छिक कार्य का संपादन ही हमारे मस्तिष्क के ही सहायता से होता है। आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। एक चीज लिखा है, देखिए भूख लगने का नियंत्रण करता है, भूख का नियंत्रण करता है। क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं डर, प्रेम, उसका नियंत्रण करता है। हमारे जो दर्द को है उसका अनुभव कराता है। समझ गए? सब कुछ हमारे मस्तिष्क से ही होता है। उसका कार्य लिख सकते हैं, बहुत सा कार्य लिख सकते हैं, इतना बताया है। तो अब आइए आप एक प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप देखेंगे। यह दोनों अलग अलग देखेंगे। पहले प्रतिवर्ती क्रिया देखिए। मनुष्य में कुछ क्रियाएं अपने आप घटित होती है, जैसे खांसना, छींकना आदि। ऐसी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। इसको हमें भी बताया है आपको। यह क्रियाएं मेरुरज्जु से की सहायता से संपन्न होती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। मतलब कहने का है, जो क्रिया अनैच्छिक है, जो आपका छींकना, खांसना, छोटी छोटी जो अनैच्छिक क्रिया है, वह आपका मेरुरज्जु थोड़ा सा सहायता से, मतलब एक मैनेजर का काम कर लेता है, मेरुरज्जु की सहायता से ही संपन्न हो जाता है। मस्तिष्क से जाने की जरूरी नहीं है, वही आपको सब काम पूरा कर देता है। समझिए, जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, जोर से चिल्लाना, पर चौंक जाना, तेज प्रकाश आने पर आंख की पुतली झलकना, यह सब आपका जो है ना मेरुरज्जु ही कर लेता है, छोटा छोटा काम। इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं।
अब समझेंगे प्रतिवर्ती चाप क्या है। न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ पे होता है, उसी पथ का प्रतिवर्ती चाप कहता है। न्यूरॉन में आवेग, हम तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक समूह को हम न्यूरॉन कहते हैं, और वह न्यूरॉन में जो आवेग है उसका संरचना, ये संचरण एक निश्चित रास्ता पर होता है, पथ पर होता है, उसी पथ को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप क्या कहते हैं। या प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचरण के लिए जिस मार्ग का सहारा लिया जाता है उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। सॉरी, प्रतिवर्ती क्रिया हम बताए थे कि अनैच्छिक क्रिया जो होती है वो अनैच्छिक क्रिया करने के लिए तो कोई रास्ता का जरूरी होगा, उसी रास्ता को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। समझ गए। इसमें संवेदी अंगों में प्राप्त सूचनाओं को तंत्रिका कोशिका द्वारा मेरुरज्जु से मिलाया जाता है तथा यहां से प्राप्त आदेशों को तंत्रिका कोशिका के द्वारा ऐच्छिक पेशी तक पहुंचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इससे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, इसमें मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। तो ये कुछ अनैच्छिक कार्य जो है आपका मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी कर लेता है, इसमें आदेश आपको होता है, लेकिन इसको मेरुरज्जु पर नियंत्रण किसका रहता है, मस्तिष्क का ही रहता है, घुमा फिरा के वही हो जाता है। अब आइए प्रतिवर्ती चाप या क्रिया में भाग लेने वाले अंग, आप समझिए प्रतिवर्ती क्रिया और चाप। अभी हम बताए हैं अनैच्छिक क्रिया कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और हमारे शरीर के प्रमुख ग्रंथि है और इसमें अभी आपका बहुत सा है, टाइम भी कम हुआ है, ऐसा नहीं विशेष हो गया, तो हम ऐसा करते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया बता दिए हैं हमारे शरीर के प्रमुख ग्रंथि, यह बता सकते हैं। अब पढ़िए, पूरा खत्म हो जाना चाहिए, या इसके बाद कम ही है मेनुला का, ठीक है, कम ही है, ये तो आराम से बता देंगे। चलिए, प्रतिवर्ती चाप ही वो है, बहुत सुंदर चीज है, पढ़ लीजिए। करा ग्राही या रिसेप्टर किसे कहते हैं, आप समझिए। अब घटित होती है, जैसे खांसना, छींकना आदि ऐसे क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जो अपने आप घटित होता है उसे हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। यदि यह क्रिया मेरुरज्जु की सहायता से संपन्न हो जाता है, सब कुछ मस्तिष्क से नहीं करता है, कुछ जो है मेरुरज्जु की सहायता से ही हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे, चाप नहीं। क्रिया कहा जाता है जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, जोर से चिल्लाने पर चौंक जाना, तेज प्रकाश आने पर आंख की पुतली का झपकाना, यह सब क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया है जो अपने आप घटित होता है। इसको मस्तिष्क को जानने की जरूरी नहीं, या जो है मेरुरज्जु रीढ़ का हड्डी जो है उसी की सहायता से यह संपन्न हो जाता है। दूसरा बताए थे प्रतिवर्ती चाप क्या है। न्यूरॉन में आवेग की संरचना, संचरण मतलब उसका जो आवेग का जो संचरण चलने का रास्ता है, यानी निश्चित पथ जो है आवेग, जैसे न्यूरॉन की क्या है बताइए, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन ही हमारे वह संवेदना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, या आप जान रहे हैं। तो उस जो न्यूरॉन जो है जिस रास्ता से गमन करता है उसी रास्ता को, उसी पथ को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसको आपको हम बहुत सुंदर से समझाए हुए हैं, और इसमें आप आगे हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती चाप और क्रिया में भाग कौन कौन अंग लेता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, बस चैप्टर समाप्ति है। उसके बाद हम अगला चैप्टर जनन पढ़ेंगे। देखिए क्या है, क्या कह रहा है, ग्राही या रिसेप्टर्स क्या है, क्या है ग्राही या रिसेप्टर्स क्या है। तो इसमें देखिए, हम आपको इसमें इससे पहले एक चीज हम आप बताए, उसको आपको याद रखना। तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ाए थे। देखिए यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तो यह न्यूरॉन के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होता है, जो कि आप देखिए ऐसा ही होता है, रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए, ये हाथ पैर समझ लीजिए, सॉरी बच्चों, इसी के यह सबसे न्यूरॉन क्या होता है, यहां से आपका संवेदना को यहां मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है, समझ गए। इसीलिए इसे कहते हैं न्यूरॉन क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका तंत्र को। तो हम यहाँ इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। देखिए ग्राही या रिसेप्टर्स क्या है, तो संवेदना को पकड़ने वाले न्यूरॉन को ग्राही या रिसेप्टर कहते हैं। जैसे हम आपको बात करें, यही हम आपको न्यूरॉन का ले लें, फिगर ले लें, हम आपको जाते हैं वहां पर ले करके, देखिए छोटा सा ले लेते हैं, सॉरी हाँ ये समाप्त कर दिए, थोड़ा सा ही है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। देखिए हम यहाँ से लाए हैं, यह जो देख रहे हैं, यह जो है यह कर रहा है, संवेदना को पकड़ने वाले न्यूरॉन को ग्राही या रिसेप्टर कहा जाता है। संवेदना को पकड़ने वाला कौन है, देखिए ये है, यह जो दिख रहे हैं नीचे में, यह जो है, ये जो है न्यूरॉन, इसी को हम कहते हैं रिसेप्टर। जो संवेदना, जैसे हाथ कट गया यहाँ पर, यहाँ से आपको संवेदना को पकड़कर मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, न्यूरॉन। जो जैसे वो पकड़ता है उसी को हम कहते हैं ग्राही, जहां पकड़ता है उसे ग्राही। वह त्वचा, मांसपेशियों और अन्य अंगों में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य संवेदना को ग्रहण करना। इसका क्या काम है, संवेदना को ग्रहण करके इसको मस्तिष्क तक को पहुंचाना है। आप यह बात समझ में आ गया होगा आप सब लोग को, इसको हटा दे रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे संवेदना मार्ग। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ आपको संवेदना ग्रहण किया,
मान लेते हैं यहाँ आप, यह क्या है, न्यूरॉन की क्रियात्मक इकाई बना लेते हैं। मान लेते हैं यह न्यूरॉन की क्रियात्मक इकाई है, यह डेंड्रोन, ये सब ऐसे बना लेते हैं, ऐसा ही है। तो समझिए यहाँ संवेदना अगर ग्रहण किया तो यहाँ संवेदन ग्रहण करेंगे तो यहाँ ग्राही कहेंगे। यहाँ संवेदना जो प्राप्त करेगा न्यूरॉन उसी को हम ग्राही कहते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद संवेदन मार्ग क्या होता है, संवेदना मार्ग होता है संवेदी न्यूरॉन द्वारा बनाए गए मार्ग को संवेदी मार्ग। देखो यहाँ न्यूरॉन ग्रहण किया, ये जो जिस मार्ग से मस्तिष्क को पहुंचाएगा उसी को हम कहते हैं संवेदी मार्ग, समझ में आ गया। तंत्रिका केंद्र किसे कहते हैं, मस्तिष्क और मेरु रज्जु के सम्मिलित भाग को तंत्रिका केंद्र कहते हैं। देखिए यह मस्तिष्क है, यहाँ पर मेरु रज्जु जुड़ा हुआ है, ये दोनों को सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका केंद्र कहते हैं। यह याद रखेंगे। प्रमुख कार्य क्या है इसका, संवेदना मार्ग से आए सूचनाओं को प्राप्त करना और उचित दिशा निर्देश देना। इसका कौन सी काम है, इसका मस्तिष्क और यह जो है तंत्रिका तंत्र का काम है, जो संवेदना मार्ग से, ये संवेदना मार्ग से जो संवेदना आया है इस पर विचार करके मार्गदर्शन देना कि आपको क्या करना है। मतलब मच्छर काट लिया तो हाथ को बोलना है कि उसको मारो, मच्छर काट रहा है वहां पर, समझ गया। उसी प्रकार से इसका काम है। तो देखिए प्रेरित मार्ग क्या है, प्रेरक मार्ग क्या है, प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा बनाए गए मार्ग को प्रेरक कहते हैं। न्यूरॉन के द्वारा बनाए गए मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं। देखिए न्यूरॉन के द्वारा, प्रेरक मतलब क्या होता है, अभी हम बताए आपको प्रेरणा मतलब प्रेरित मतलब होता है उसको आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। उसी प्रकार यहाँ जो ये सूचना आया, ये जो विश्लेषण किया, उसके बाद जिस मार्ग से सिर्फ ये जो प्रेरणा जाती है कि उसको जाओ वहां मच्छर काट लिया है, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, फल्ला करो, चाहे चोट लग गया तो बैंडेज बनाओ, उसको सेको, तो यह जो जिस मार्ग से जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरक मार्ग। प्रेरक मार्ग कहेंगे जो प्रेरित, जो अब संवेदना वहां से आएगा, जो निर्देश वहां से जाने का काम करेगा, जहां पर क्या कहते हैं, जहां से ग्रहण किया था संवेदना, वहां पर भेजने का काम जो करेगा, जो निर्देश मार्गदर्शन जो निर्देश भेजने का काम करेगा उसी को हम प्रेरक मार्ग। प्रेरक न्यूरॉन क्या है, दिमाग के द्वारा दिए गए निर्देश को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाला न्यूरॉन क्या कहलाएगा, प्रेरक। अब देखिए मार्ग से आएगा प्रेरित मार्ग, प्रेरक मार्ग वहां से आएगा, जो निर्देश दिया था वो तो आने का काम करेगा जिस रास्ता से, उसे हम प्रेरक मार्ग कहेंगे। और उसी रास्ता से प्रेरक न्यूरॉन क्या करेगा, लेकर आएगा और जहां पर कुछ हुआ है उस अंग को बताएगा, याद करना है, उसी को हम प्रेरक न्यूरॉन कहते हैं। अब ये बाह्य अंग किसे कहते हैं, जो ग्रहण करेगा। देखो जो अंग दिशा निर्देश को प्राप्त करेगा, अब देखिए यहाँ संवेदना गया फिर यहाँ आया, इसी को कहेंगे जो प्रेरक मार्ग से संवेदना आया, जो प्रेरक आया, जो सूचना आया, जो निर्देश आया, जो ग्रहण कर लेता है उसे अभिवाही अंग कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अभिवाही अंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अभिवाही अंग कहते हैं। यही सब है, कुछ नहीं है। एक बार में और आप समझ लीजिए, मान लेते हैं जहां से सूचना ग्रहण किया, इसको क्या कहते हैं, बोलिए, इसको कहते हैं ग्राही या रिसेप्टर। और जिस मार्ग से यह सूचना पहुंचाया जाता है उसको कहते हैं संवेदन मार्ग। और यहाँ सूचना पहुंच गया तो यहाँ इसको जो है ना, इसको कहते हैं तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र होता है और उसके बाद प्रेरित करके यह जो निर्देश देता है जिस मार्ग से आता है उसे प्रेरक मार्ग कहते हैं। और प्रेरक न्यूरॉन क्या कहता है, इसी मार्ग से प्रेरक मार्ग लेकर यहाँ पहुंचाता है और जो इसको ग्रहण करता है उसको अभिवाही अंग कहते हैं। बस इतना ही है। प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया आप इतना याद रखेंगे। आपको हम पूर्व में बताए थे प्रमुख ग्रंथि का नाम, प्रमुख ग्रंथि का नाम, उसका कुछ काम नहीं बताए थे तो वह थोड़ा सा देख लीजिए, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्या कहता है, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, यह ग्रंथि हमारे चेहरे के ऊपर लीलाट के बीचों बीच आता है। जैसे यह सिर है ना, यह आंख है, यह क्या नाक है, तो यह जो सिर है ये लीलाट पर यहाँ पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, समझ गया। मटर के दाना जैसा होता है, समझ गया, मटर के लालो में पाया जाता है। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि या इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि हमारे चेहरे के ऊपर लीलाट के बीचों बीच पाया जाता है। इसके 3 भाग होता है, अग्रपिंडक, पश्च पिंडक और मध्य पिंडक भी होता है। देखिए अग्र मतलब आगे वाला सॉरी, पश्च मतलब पीछे वाला और मध्य पिंडक 2 ही कह सकते हैं, लेकिन इसका 3 भाग है, आगे इसमें दिया गया है, लेकिन 3 भाग आप समझ कर रखिए। आप मतलब मटर का दाना जैसा यहाँ होता है आपका लीलाट पर, इसको भी 3 भाग होता है, वो आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग, वो बीच वाला, जैसे मस्तिष्क का होता है उसी प्रकार। इसमें देखिए किसी व्यक्ति का लंबा और बौना होना इसी भाग पर निर्भर करता है। इसके अग्रभाग पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से किसी व्यक्ति को लंबा होना का बताता है। इसके पीछे वाला भाग हमारे शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करता है, इसी पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे वाला भाग से जल का नियंत्रण करता है, याद रखेंगे आप लोग। थायराइड ग्रंथि के बारे में भी देख लीजिए। यह ग्रंथि ट्रेकिया के दोनों और लेरिक्स के नीचे पाया जाता है। ट्रेकिया यहाँ रहता है, यहाँ पर गला में, ट्रेकिया के क्या होता है, दोनों, ट्रेकिया के दोनों और रेलिक्स के नीचे रहता है। इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, स्रोत आयोडीन है। इसी के कारण से आयोडीन की कमी से घेरा रोग होता है, जो कि गला में ही होता है, आप लोग जानते हैं। इसका प्रमुख काम क्या है, हड्डी और बालों को विकास करने में सहायक। थायराइड ग्रंथि का क्या काम है, तो हड्डी और बालों को विकास करने में सहायक होना। पैराथायराइड क्या होता है ग्रंथि, यह थायराइड ग्रंथि के ठीक नीचे होता है। जो थायराइड ग्रंथि है इसके ठीक नीचे होता है पैराथायराइड। इसका प्रमुख कार्य रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करना। पैराथायराइड ग्रंथि का काम याद रखना है, इसका कैल्शियम की मात्रा को, शरीर में जो रक्त में जो कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा को, सीए को, कैल्शियम की मात्रा को क्या करना है, आपको कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करना है। जबकि थायराइड का काम क्या है, हड्डी और बालों को विकास करना।
आगे आइए एड्रिनल ग्रंथि के बारे में देख लेंगे। यह किडनी या वृक्क के ठीक ऊपरी भाग में, किडनी के ठीक ऊपरी भाग में होता है। इसमें दो भाग होता है, देखिए एक एड्रिनल कार्टेक्स जो बाहर में होता है, एड्रिनल मेडुला जो अंदर भाग में होता है। कार्टेक्स का प्रमुख काम क्या है, इसका जो काम क्या है समझिए। एड्रिनल ग्रंथि का काम है भोजन के उपापचय की महत्वपूर्ण भूमिका, भोजन के पचाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिंग हार्मोन का निर्माण इसी से होता है, एड्रिनल ग्रंथि से ही लिंग हार्मोन का निर्माण होता है। अगला चैप्टर में हम जनन चैप्टर में इसको बहुत ही विस्तार में देख लेंगे। अब आइए एक मेडुला का काम, प्रमुख काम, मेडुला का प्रमुख काम देखेंगे, एपिनोफ्रिन और नोर एपिनोफ्रिन नामक हार्मोन का स्राव करना। मेडुला से क्या होता है, एपिनोफ्रिन और नोर एपिनोफ्रिन नामक हार्मोन का स्राव करता है, निकलता है। एपिनोफ्रिन क्या है, जब व्यक्ति तनाव में, परेशानी में, डर में, गुस्सा में, उत्तेजना में रहता है तो हार्मोन बनता है। एपिनोफ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब गुस्सा में रहेंगे, आप तनाव में रहेंगे तो यही आपका हार्मोन रिलीज होगा जिससे आपको नुकसान पहुंचाता है। नोर एपिनोफ्रिन क्या है, यह हार्मोन हमारे शरीर में हृदय की गति को बढ़ाने का काम करता है। यह नोर एपिनोफ्रिन आपका क्या लगा दिखता है, किसी आदमी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसी के कारण उसमें ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाता है, जिसके कारण, जिससे कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर यानी जिसको कहते हैं बीपी का बीमारी नामक बीमारी भी हो जाता है। अगर यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा को भी बढ़ाने का काम, रक्त में शर्करा की मात्रा भी बढ़ा देता है। देखो आपातकाल हार्मोन किसे कहते हैं, याद रखेंगे, VVI है, सब नौकरी में भी पूछा जाता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रिनल हार्मोन को, आपातकालीन एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। एड्रिनल हार्मोन हमें यहाँ बताया है, समझ गए। और अधिवृक्क के नाम से किसे जाना जाता है, एड्रिनल हार्मोन को। दोनों आप याद रखेंगे, अधिवृक्क और आपातकालीन हार्मोन दोनों इसी को कहा जाता है। जनन ग्रंथि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। महिला में होता है अंडाणु, पुरुष में होता है वृषण, पुरुष में होता है वृषण और महिला में होता है अंडाशय। ये दोनों के बारे में हम अगला चैप्टर में विस्तार में पढ़ेंगे। इसका प्रमुख काम क्या है, जनन कोशिका को निर्माण और उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रण करना होता है। इसको हम आगे जाकर देखेंगे बहुत ही सुंदर से। देखिए जब एड्रिनल हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होता है, क्या प्रतिक्रिया होता है। देखिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तुरंत पढ़े हैं, एड्रिनल हार्मोन को क्या कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन कहता है, जिसका निर्माण शरीर के डर, भय, क्रोध, आवेश की स्थिति में उत्पन्न होता है, जिसके कारण हृदय को धड़कना, श्वसन दर, रुधिर प्रवाह बढ़ जाता है और मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक हो जाती है। मांसपेशियों में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक हो जाती है। जब एड्रिनल हार्मोन रुधिर में जब मिल जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, समझ गए, दर्द हार्मोन यह सब आपको हो जाता है। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। आप इतना चीज याद रखेंगे तो काफी है। देखिए अत्यधिक व्यायाम करने वाले खिलाड़ी के शरीर में थकावट महसूस क्यों होता है, इसको तो हम पहले भी बताए हैं, पहले भी चैप्टर में, लेकिन फिर से बता देते हैं। इस क्रिया के दौरान शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज का अणु टूटकर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और यह शरीर के विभिन्न हिस्से में संग्रह हो जाता है, जिसके कारण थकावट का महसूस होता है। इसको हम श्वसन चैप्टर में आपको सुंदर से समझाए हैं। जो बच्चा नहीं देखे हैं वह जाकर देख लीजिएगा, जीवन में नहीं भूलिएगा। इसी अब देखिए यह अंतिम स्लाइड है, उसके बाद आपका यह पूरी तरह से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम, यह बहुत छोटा वीडियो हुआ, 5-10 मिनट का वीडियो हुआ, लेकिन यह जो है इसके बाद हम 14-15 मिनट का वीडियो हुआ। उसके बाद हम आपको अगला चैप्टर में बताएंगे, जो है आपका अगला चैप्टर का नाम है आपका जनन, समझ गए। वह आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि वह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, यह भी हम पढ़े हैं और उसको अभी हम बताए ना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अभी हम यहाँ देखिए बताए थे, यहाँ पर एक स्लाइड होना चाहिए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर क्यों कहा जाता है। देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण, जल का संतुलन करता है, ताप का संतुलन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। देखिए पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है, वो जल का, ताप का और अंतःस्रावी ग्रंथि को जो है ना, जो हार्मोन रिलीज करता है उसको भी नियंत्रण करने का काम करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन मास्टर ग्रंथि है, जिसकी संरचना मटर के दाना जैसा होता है। पहले बताया है आपको। इसका वजन 60 ग्राम है, ये ग्राम है 60 ग्राम, यानी कहो कि 0.6 ग्राम है। 0.6 ग्राम को हम 60 ग्राम कह सकते हैं। जो अग्र मस्तिष्क के पिछला हिस्सा हाइपोथैलेमस कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क का जो पिछला हिस्सा होता है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हम बताए थे पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होता है, तो उसमें नहीं लिखल था मध्य पिंडक, यहाँ देख लीजिए, मध्य पिंडक, अग्र पिंडक, मध्य पिंडक और पश्च। इसी के साथ यह पूरी तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे कि यह चैप्टर क्या कहते हैं, जनन। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।